Hello everyone, I am Lalit Pancholi, your chemistry faculty educator at Education World. Welcome to Education World, all of you. In this session of NTSC, मैं आपको सबको ये बता दूं कि आप लोगों को बहुत एंथुसियास्ट और एनर्जेटिक रहने की जरूरत है बेटा, क्योंकि आज हम लोग जो है एक नए सेशन की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग एनटीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। एनटीएससी का जो एग्जाम है, इसकी स्टेज 1 और स्टेज 2 दो एग्जाम होते हैं बेटा। स्टेज 1 का जो पेपर है वो आपका नवंबर फर्स्ट वीक में होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग उसकी आज प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं बेटा। तो हमारा जो पहला लेक्चर होगा बेटा वो बेस्ड होगा टोटली 9th क्लास पे, और 9th क्लास का भी फर्स्ट चैप्टर सीबीएसई में जो आता है वो है बेटा मैटर इन आर सराउंडिंग। तो हम लोग बात करेंगे बेटा मैटर इन आर सराउंडिंग के बारे में। तो आप लोगों को तो ये बात पता ही है कि जो मैटर है वो सब जगह है, आदमी हो, बॉटल हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कैमरा फोन हो, आई ग्लासेस हो, या कुछ भी है, एवरीथिंग अराउंड अस इज अ मैटर। और जो मैटर है बेटा वो अपने पास में 3 स्टेट में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें तो वो सॉलिड में होता है, वो लिक्विड में होता है, और वो गैसियस में होता है। तो बेटा इसकी 3 स्टेट होती है। मैं आपको ये बात बता दूं कि इंडियन फिजिसिस्ट थे पहले, बहुत पहले, तो उन्होंने जो मैटर है बेटा इसको एक नाम दिया हिंदी में, उसको बोलते बेटा पदार्थ। बोले सर हमारे हिंदी का क्या लेना देना, तो बेटा ये नाम किसी साइंटिस्ट ने दिया और इसको पदार्थ बोला गया। तो जो पदार्थ होता है बेसिकली ये लिक्विड हो सकता है, गैसियस हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। क्लियर है बेटा। नाउ मूविंग टू द फर्स्ट, हम लोग बात करें बेटा मैटर। तो मैटर जो है अपना बेसिकली इसके अंदर हम लोग इसकी क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ेंगे बेटा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, बोस, आइंस्टाइन और प्लाज्मा, ऐसी 5 स्टेट अपन पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे बेटा इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर लाइक फ्रीजिंग, मेल्टिंग, बॉइलिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, इस तरह के प्रोसेस अपन पढ़ेंगे। और लास्ट इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे बेटा लेटेंट हीट। क्या पढ़ेंगे बच्चे? लेटेंट हीट। तो ये बेसिक सा अपन ने एक इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया। फिर भी इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है सर, कि आपने मैटर के बारे में इतना बताया नहीं कि हमारे लिए सफिशिएंट हो। तो आए बेटा समझे कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, देखो बेटा कोई भी जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है एंड हैज मास, और उसका कुछ ना कुछ मास होता है, विच इज कॉल्ड मैटर, लाइक एयर, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, शुगर, सैंड, सिल्वर, स्टील आर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। ये अलग अलग तरीके मैटर बेटा। तो अपन बोलते जो मैटर होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल, आप डिफरेंट भी बोल सकते हो और सेम काइंड भी बोल सकते हो, लेकिन होने सब स्मॉल ही चाहिए। तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, इट हैज 3 स्टेट्स which can be interconverted into each other by applying pressure और change in temperature। यानी कि 2 कंडीशन से इनको इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है बेटा। द फर्स्ट कंडीशन इज अप्लाइंग प्रेशर, द नेक्स्ट कंडीशन इज अप्लाइंग टेम्परेचर। लाइक हम लोगों को जैसे मान लो बर्फ जमानी है, तो हम लोग क्या करते हैं, पानी को ट्रेज में रखकर उसे अपन फ्रीजर में डाल देते हैं, बर्फ जम जाती है। तो अपन ने क्या किया, उसको कम टेम्परेचर पे रखा जिसकी वजह से वो उसके अंदर चेंज हो गया। वैसे ही मैं आपको समझाता हूं, जैसे जो गैस होती है उनको अगर अपन लिक्विड अपन सिलेंडर के अंदर डालते हैं बेटा, तो उनको प्रेशर से डालनी पड़ती है, और उसके अंदर वो क्या होता है, प्रेशर को अपन अप्लाई किया और किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वो लिक्विड स्टेट में। तो अपन बोलते हैं ना कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, एलपीजी, तो इसी तरीके से उसको भरा जाता है। मैटर शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज सच एज इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जो है मैटर शो करता है। इनको अपन एक एक करके पढ़ने वाले हैं आज, इनको समझने वाले बेसिकली कि सब क्या होती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे। तो जो अपना मैटर है बेटा इसको अपन क्लासिफाइड कर सकते हैं 2 तरीके से, द फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड द केमिकल क्लासिफिकेशन। अपने इस वाले चैप्टर के अंदर जो अपने को पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन, नॉट केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं बेटा, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, देयर आर 3 स्टेट्स। बेसिकली देयर आर 3 स्टेट्स। अगर सॉलिड की बात करें तो कॉपर, आयरन, स्टोन, वुड एक्सेट्रा आर सॉलिड, जैसे वाटर, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल एक्सेट्रा आर बेटा लिक्विड्स, एंड द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा आर गैसेस। ठीक है बेटा, तो ये सब अपनी गैसेस होगी। इसी तरह अगर क्लासिफिकेशन पढ़े केमिकल, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, आपने बोले केमिस्ट्री के हिसाब से केमिकल चेंज के हिसाब से बोले, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल चेंज, और ये आपका हो गया बेटा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल चेंज। क्लियर बेटा। मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में इसको कैटेगराइज किया जा सकता है।
फिर जो मिक्सचर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं होमोजीनियस और एक होते हैं हेट्रोजीनियस, जिसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जो यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, और ये नॉन यूनिफॉर्म मिक्स होते हैं बेटा, जैसे शुगर सोल्यूशन हो गया। अब आप शुगर पार्टिकल्स को और पानी को अलग अलग थोड़ी बता सकते हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं। इसी तरह एयर हो गया, अब एयर में किसी भी गैस को अलग अलग से बता सकते हैं क्या? नहीं, तो यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, जैसे सलाइन वाटर हो गया, NaCl जिसको बोलते हैं अपन। ठीक, इसके बाद में हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें अलग अलग पता किया जा सकता है कि भाई कौन से पार्टिकल ज्यादा मिले और कौन से कम है, जैसे सोइल पार्टिकल हो गए, ब्लड हो गया। तो ब्लड जो है बेटा वो मिक्सचर ही तो बेसिकली, उसके अंदर तो कई सारे, ब्लड के अंदर भी तो रहता है, व्हाइट ब्लड सेल्स रहते हैं, रेड ब्लड सेल रहते हैं, तो वो भी क्या है, डर्ट पार्टिकल हो गया। तो ये सब क्या है बेटा, हेट्रोजीनियस है। इस तरह प्योर सब्सटेंस को अगेन दो पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है बेटा, एक होते हैं कंपाउंड्स, एक होते हैं आपके एलिमेंट्स। जो कंपाउंड्स होते हैं लाइक वाटर, शुगर, सॉल्ट, ये सभी आपके क्या है बेटा, कंपाउंड है। और एलिमेंट को अगर फर्दर दोबारा से क्लासिफाइड किया जाए तो तीन पार्ट में कर सकते हैं बेटा, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटल के एग्जांपल तो आपको पता ही है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन एक्सेट्रा। और नॉन मेटल की बात की जाए तो सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन। अब बच्चे बोले सर हमको कैसे पता चलेगा कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है? तो बेटा जैसे जैसे अपन इस सिनेरियो में आगे बढ़ेंगे, एनटीएससी की और प्रिपरेशन करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि 95% एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर मेटल। ठीक है बेटा, इतने तो केवल क्या है आपके मेटल है। तो बचे हुए क्या है बेटा, नॉन मेटल है और कुछ मेटलॉइड्स भी हैं। अब मेटलॉइड क्या होते हैं बेटा, जो दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं। मेटल बेसिकली क्या होता है, अगर मेटल की बात की जाए तो विच लूज इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल की अगर बात की जाए बेटा तो विच गेन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो मेटल नॉन मेटल के बारे में आपने समझा। बेसिकली जो नॉन मेटल होते हैं जैसे सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया। और अगर मेटलॉइड की बात करते हैं तो बेटा बोरोन, आर्सेनिक, है ना, फिर इसके बाद में गैलियम या जर्मेनियम बोल दो, जर्मेनियम जीई बोले बेटा, और इसके बाद में सिलिकॉन। इनको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको धीरे धीरे बताऊंगा जैसे जैसे अपन एनटीसी आगे पढ़ते चलेंगे। अभी तो केवल और केवल इस चैप्टर के अंदर अपने को जो पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो, जैसे कि सर उसके टेम्परेचर में चेंज कर दें, ठीक है बेटा, उसके वॉल्यूम में चेंज कर दें। क्लियर? तो इस तरह के जो चेंजेस हैं इनसे पढ़ना है बेटा अपने को फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीन पार्ट होते हैं बेटा। तो सबसे पहले अपन फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात करते हैं कि मैटर का जो नेचर होता है वो फिजिकल कैसा होता है, या फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ नंबर ऑफ वेज, है ना। एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर सेड दैट ऑल द मैटर विच इज कॉल्ड पदार्थ, मैंने आपको पहले बताया, लिविंग और नॉन लिविंग, वाज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। आपको तो पता ही है भाई, अपने जो पुराने जो साधु हुआ करते थे उन्होंने बोला कि कोई भी दुनिया में चाहे लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, वो केवल 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। तो क्या बोलते थे बेटा उसको हवा, उसके बाद में आपका पानी, उसके बाद में आग, फिर आसमान। ठीक है बेटा, देखो नाम भी लिया हुआ है। और एक होता है बेटा पृथ्वी, तो ये देखो एयर, अर्थ, स्काई, फायर एंड वाटर। देयर आर 5 बेसिक एलिमेंट जिससे हर कोई बना हुआ है। तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्लासिफाई मैटर इनटू 2 वेज। उन्होंने दो तरीके से इसको क्लासिफाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल चेंज और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल चेंज। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल चेंज की बात करते बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो बेटा इसको अपने क्लासिफाइड किया 3 पार्ट में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और अगर अपन बोले केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से किया तो अपन ने नंबर ऑफ वेज थे इसके, जिसमें मिक्सचर था, प्योर सब्सटेंस था, फिर प्योर सब्सटेंस को अगर कंपाउंड में एलिमेंट में तोड़ा गया, जो मिक्सचर था उसको होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस में बोला गया। तो ये तो काफी सारा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है जिसको अपन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्लियर? नाउ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। किस तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है बेटा? तो यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। जितना भी अपन बोलते हैं कि ये पूरा जो संसार है वो किससे मिलकर बना बेटा? मैटर से एंड एनर्जी से, एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी रिलीज बाय वन और मोर आर 5 सेंस। यानी कि पंच तत्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? पंच तत्व। क्लियर है बेटा? पंच तत्व कौन कौन से? एयर हो गया, वाटर हो गया, अर्थ हो गया, स्काई हो गया, फायर हो गया। तो इन पंच तत्वों से मिलके ही ये सब कुछ बना हुआ है। तो एनीथिंग दैट वी कैन सी और द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाय टचिंग,
जिसको अपन टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं बेटा, मैटर बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं बेटा, मैटर। सो ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो जितने भी आपके मैटर है वो सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मिलकर बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिक्यूल। और आपको फिर इसके बाद में हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाएंगे जब आप 9th क्लास में आगे जाएंगे, विच इज कॉल्ड एज एटम्स एंड मॉलिक्यूल। क्लियर? सबसे पहले अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है बेटा, तो कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक थ्योरी पढ़ते हैं बेटा, और इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा एनटीएससी के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के हिसाब से चलते बेटा, द पार्टिकल ऑफ मैटर विच मैटर हैव द फॉलोइंग फॉर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेटा। सबसे पहली, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल होते हैं बेटा वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, किसके, मैटर के। इसका एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट इन्होंने बताया हुआ बेटा, एक बीकर लो आप, उसके अंदर आप क्या कर दो, छोटे छोटे क्रिस्टल डाल दो बेटा, ब्लू विट्रॉल, यानी कि CuSO4.5H2O, इट इज कॉल्ड ब्लू विट्रॉल। इसको आप डाल दो बेटा किसी बीकर के अंदर, इसको आप किसी एक बीकर में डाल दो। ये देखो, ये मैंने एक बीकर ले लिया, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया बेटा, CuSO4.5H2O। तो थोड़ी देर में इसका जो कलर होगा बेटा वो ब्लू हो जाने वाला। कैसा कलर हो जाएगा इसका, ब्लू, बेसिकली ब्लू कलर हो जाएगा। तो you will observe that water begin to become blue colored and slowly the size of crystal become smaller and smaller। धीरे धीरे जो क्रिस्टल था CuSO4 का वो तो क्या होता जाएगा, डिसॉल्व होता जाएगा, नहीं छोटा होता जाएगा, और पानी का कलर ब्लू होता जाएगा। गाना भी सुना है, ब्लू है पानी पानी, तो बेटा उसी तरीके से पानी जो है ब्लू होता जाएगा। द क्रिस्टल हैज डिवाइडेड इटसेल्फ इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स एंड अल्टीमेटली इट डिसॉल्व इन वाटर। धीरे धीरे वो छोटा होता जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा जब पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि जो CuSO4 है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है, यानी कि जो भी मैटर है वो भी टाइनी पार्टिकल से मिलकर ही बना है। क्लियर बेटा? चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, द पार्टिकल ऑफ मैटर विच हैव स्पेस बिटवीन देम। हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, बेसिकली एक स्पेस होता है बेटा, विच इज कॉल्ड इंटर पार्टिकल स्पेस। तो there are present space in between the particle of matter. The size and the number of these space however differ from the one kind of matter to other। अब अलग अलग मैटर के अंदर अपन क्या बोल सकते हैं, अलग अलग पार्टिकल साइज हो सकता है बेटा, और उनका बीच का स्पेस भी अलग अलग हो सकता है। जैसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझे बेटा, टेक अ पीस ऑफ चॉक यूजिंग फॉर द राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। आप क्या करो बेटा, एक पीस ऑफ चॉक ले लो, जिससे अपन क्या करते हैं बेटा, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हैं, एंड डिप इनटू द वाटर, और उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करें। तो आप देखें जो चौक है बेटा वो सारा का सारा पानी सोख लेगी, यानी कि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बेसिकली क्या है बेटा, एक स्पेस है, इंटर पार्टिकल स्पेस है, तभी तो उसने पानी को अपने अंदर सोखा कि नहीं सोखा। अगर उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता तो वो उसको सोखता कैसे बेटा। और ये क्या है, मैटर टू मैटर वेरी भी करता है, कि मान लो कौन कौन से डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल नहीं तो उससे वेरी भी कर सकता है। देयर आर वेकेंट स्पेस एंड द पोर्स इन द चॉक which are occupied by the water। मतलब कि आप ये बोल दो कि छोटे छोटे पोर्स हो सकते हैं, वॉइड हो सकते हैं, या फिर स्पेस हो सकता है जिनके अंदर पानी के मॉलिक्यूल बोलने जाके बैठ गए। क्लियर बेटा? एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखो बेटा, एक और एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। आप क्या करो, एक बीकर ले लो, सिंपल, टेक ए वाइड माउथेड टेस्ट ट्यूब ले लो या बीकर ले लो, बीकर ज्यादा अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से। तो आपने एक बीकर ले लेना, ठीक है, इसकी जगह मैं बोल दूं एक बीकर ले लिया, ऑलमोस्ट हाफ फिल्ड विद वाटर, इसको आधा भर दिया जाए पानी के साथ में, ठीक है ना। नाउ पुट अ शुगर क्यूब इन द टेस्ट ट्यूब एंड मार्क द वाटर लेवल। अपन क्या कर दिया बेटा, अपन ने पानी भर दिया इसके अंदर और यहाँ पे एक लेवल मार्क कर दिया, ये वाटर लेवल, ये अपन ने मार्क कर दिया। क्लियर है बेटा? 100 ml वाटर है, एक तरीके का बीकर ही समझ लो। अब इसमें अपन डाल रहे बेटा 50 ग्राम ऑफ शुगर, ये 50 ग्राम ऑफ शुगर डाली और एक स्टीयरिंग रॉड ले ली बेटा, ग्लास रॉड ले ली, इससे अपन ने इसको मिलाया। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये वाटर का जो लेवल होगा बेटा ये थोड़ा सा अप आएगा, लेकिन जब अपन इसको स्टीयर करेंगे तो वापस से इसके अंदर सेटल डाउन हो जाएगा। इससे क्या समझ में आया बेटा कि पार्टिकल जैसे बड़े थे तो उसने क्या करा, स्पेस थोड़ा सा ऊपर लेके आया, वाटर लेवल से ऊपर आ गया पानी, लेकिन जैसे ही उसने स्टीयर किया उसको तो जो पानी के मॉलिक्यूल थे इनके बीच में छोटे छोटे से वॉइड थे, वहां पे शुगर के क्रिस्टल जाके बैठ गए। तो द शुगर
will dissolve in water and the level of water will go down to the small extent. Why it is so happen? There are vacant space between the particle of water. मैंने भी तो यही बात बोली आपको. This vacant space is occupied by the particles of sugar and water level goes down. जिसकी वजह से water level क्या होता है बेटा? नीचे आ जाता है. Clear बेटा? Now moving to the next. अब हम लोग बात करें तीसरी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं बेटा. The particles of matter are constantly moving. अगर हम बोले बेटा जो मैटर के जो पार्टिकल है बेटा वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं आपके, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं. तो इसका बेस्ट एविडेंस अगर अपन बात करें, द बेस्ट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन द लिक्विड वाज गिवन बाय एक साइंटिस्ट बेटा जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन 1827 में इन्होंने बताया कि हम लोग जैसे पोलन ग्रेन होते हैं उनको वाटर के अंदर डालें, एक्सट्रीमली स्मॉल पोलन ग्रेन्स लें, उनको वाटर के ऊपर डाल दें, तो वो क्या करेंगे बेटा? रैंडमली मूव करने लगेंगे आपस में इस तरीके से. ये देखो एक डायग्राम मैंने बना के दिया हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा, और नीचे लिखा हुआ एक वर्ड विच इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन. तो क्योंकि साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट ब्राउन था तो उन्होंने जो मोशन का नाम बताया उसको ब्राउनियन मोशन नाम दे दिया. तो अब जैसे इसमें जो पार्टिकल है उनका रैंडम मोशन हो रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये पोलन ग्रेन से बेसिकली दिस इज पोलन ग्रेन, दिस 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 दिस. तो ये क्या बेटा? जिगजैग मोशन करते हैं. कैसे? जिगजैग वे में घूमते हैं इधर उधर, रैपिडली घूमते हैं इधर उधर. ठीक है ना बेटा? रैपिडली घूमते हैं, तो इन्होंने इसको नाम दे दिया बेटा विच इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन. इसको देखा किसकी सहायता से गया बेटा? एक माइक्रोस्कोप लिया गया बेटा. माइक्रोस्कोप से इसको देखा गया और पता किया गया इसमें कि भाई इसमें ये जो मूवमेंट हो रही है तो ये कैसी मूवमेंट है. तो बेसिकली ये जिगजैग मूवमेंट थी. ठीक है ना? तो पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो हमेशा घूमते रहते हैं. तो अपन ये बोलते बेटा द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड. लिक्विड क्या इनको सस्पेंड कर देता है? इट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन. ब्राउनियन मोशन इंक्रीज ऑन द इंक्रीजिंग टेम्परेचर. और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ना ये पार्टिकल जो है ज्यादा 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 मूव करने लगेंगे. क्लियर है बेटा? मेरी बात से आप लोग सहमत हो मेरे हिसाब से, ऐसा लगता है मुझे. अब चौथी और आखिरी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आ रही बेटा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. अब अट्रैक्ट नहीं करते तो एक दूसरे के साथ में बाइंड कैसे होते बेटा? तो अपन बोल देते हैं देयर आर सम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर विच बाइंड देम टुगेदर, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं. इसमें पहला आता है बेटा कोहेसिव फोर्स. ये लगता है बेटा सेम काइंड ऑफ सब्सटेंस के बीच में. ठीक है ना? और ये लगता है बेटा डिफरेंट सब्सटेंसेस के बीच में. दिस इज कॉल्ड अडेसिव. अगर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सेम काइंड ऑफ सब्सटेंस के अंदर लग रहा है विच इज कॉल्ड कोहेसिव, और अगर दो अलग अलग सब्सटेंस है डिफरेंट सब्सटेंसेस उनको बाइंड कर रहा है कोई फोर्स तो विच इज कॉल्ड अडेसिव फोर्स. सो देयर आर टू फोर्सेस. तो इनकी डेफिनेशन और इनके बारे में क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. क्लियर है बेटा? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर तो पढ़ने वाले, लेकिन उससे पहले हमको दो टर्मिनोलॉजी पढ़नी जरूरी है, द रिजिड एंड द फ्लूइड. व्हाट इज रिजिड और व्हाट इज फ्लूइड? रिजिड का मतलब होता है अनबेंडिंग या फिर इनफ्लेक्सिबल. या तो आप बिल्कुल उसको बेंड नहीं कर सकते और नहीं वो फ्लेक्सिबल होता है. जैसे कि एक स्टोन की बात करें, अ स्टोन इज अ रिजिड बिकॉज इट इज अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल. और अगर फ्लूइड की बात करते हैं, किसकी बात करें बेटा? फ्लूइड की. तो फ्लूइड मींस अ मटेरियल व्हिच कैन बी फ्लो इजीली. लाइक आपके घर में पानी है तो आराम से फ्लो करता है कि नहीं करता? एंड रिक्वायर्ड अ वेसल और अ कंटेनर टू स्टोर इट. और इसको स्टोर करने के लिए अपने को क्या एक वेसल की नीड है. वाटर इज फ्लूइड बिकॉज इफ वी पोर वाटर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, हम लोग क्या करें अपने जिस टेबल पे आप पढ़ रहे हो वहां पे पानी गिरा तो क्या करने लगेगा बेटा? सरफेस पे फ्लो करने लगेगा. तो इट फ्लो ओवर द सरफेस ऑफ द टेबल. मोरओवर वाटर रिक्वायर्ड अ वेसल टू कीप इट. इसी वजह से हम लोग हमेशा क्या करते हैं बेटा, जैसे मेरे पास ये बोतल है तो हम लोगों ने पानी इसके अंदर भर के रखा हुआ है, हम लोग इसको फैला के नहीं रखते. क्लियर है ना बेटा? अदरवाइज क्या होता है बेटा कि वो सरफेस पे फ्लो करने लगेगा. बेसिकली वाटर जो है क्या है वो एक फ्लूइड है. तो मिल्क इज अ फ्लूइड, क्लोरीन गैस इज आल्सो अ फ्लूइड. अब जैसा अपन ने मिल्क के लिए तो बोला ही, लेकिन जो गैसेस हैं जितनी भी वो भी तो बेसिकली क्या है बेटा? फ्लूइड ही है. वो भी तो क्या है बेटा? बिल्कुल बेसिकली फ्लूइड ही है, क्योंकि वो भी तो क्या करती है बेटा? सरफेस पर बहती है. तो मतलब जो बहता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं. और जो एक ही जगह पर रुक के रहता है या अनबेंडिंग है, इनफ्लेक्सिबल है, उसको रिजिड बोला जाता है. तो कीपिंग दिस पॉइंट इन माइंड वी विल डिफाइन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. देखो बेटा ये सॉलिड है आपके, क्या सरफेस पे बह रहे हैं क्या?
देखो ये लिक्विड बह रहा है कि नहीं बह रहा है, तो ये फ्लूइड हो गया। और गैसेस तो रैंडम मोशन करती है, तो ये भी फ्लूइड की तरह काम करती है। तो सॉलिड कैन नॉट फ्लो, सो दे आर नॉट फ्लूइड। लिक्विड एंड गैसेस कैन फ्लो, सो दे आर फ्लूइड। बात समझ में आ रही है मेरी बेटा? क्लियर समझ में आ रही होगी अब तो। अब अपन पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। उससे पहले अपने को कुछ पॉइंट पढ़ लेने जिनको अपने को याद रखना है बेटा। तो अपन ये बोल रहे हैं मैटर एंड एलिमेंट और कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स विच आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। मतलब अपन क्या बोलते हैं बेटा, जो मैटर है वो बहुत छोटे 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 टाइनी पार्टिकल सकता है जिनको खुली आंख से देखना संभव नहीं है। फिर ये बोलता है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली नेम्ड एज मॉलिक्यूल। जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है बेटा, जो इंडिपेंडेंट रहता है, उसको मॉलिक्यूल बोला जाता है। द नेम मॉलिक्यूल वाज कॉइन्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट एवोगैड्रो। इनका नाम एमिडियो एवोगैड्रो, पूरा एवोगैड्रो इनका पूरा नाम नहीं है, एमिडियो एवोगैड्रो नाम है बेटा। इन्होंने ही इसकी खोज की, इस नेम को इन्होंने ही दिया बेसिकली। क्लियर? द मॉलिक्यूल्स आर इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन। आप ये बोल दें द मॉलिक्यूल जो बेटा है, अपन किसी मॉलिक्यूल की बात करें तो बेसिकली वो कंटिन्यूअस मोशन में रहता है, जो अपन ने पढ़ा भी ब्राउनियन मोशन जिसको बोला। दिस मोशन डज नॉट स्टॉप विद टाइम, ये टाइम के साथ स्टॉप नहीं होता। ड्यू टू द कंटिन्यूअस मोशन ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी। और क्योंकि ये मोशन लगातार जारी रहता है, इसीलिए इसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के पास में एक एनर्जी होती है विच इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। आप लोग भी कंटिन्यूअस मूवमेंट करते हैं तो आपके पास भी एक एनर्जी विच इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। क्लियर बेटा? सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये तो यूनिवर्सल बात है कि एनर्जी बढ़नी है। तो बेटा आप खाना खाते हो, आपने एनर्जी सब्स्टिट्यूएंट ले लिए, तो फिर आपकी जो मूवमेंट है वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? वैसे ही इनकी जो मूवमेंट बढ़ती है वो बढ़ती है टेम्परेचर से। आपको भी कोई टेम्परेचर दे दिया जाए, जैसे घर वालों ने आपको एक चांटा लगा दिया, तो एनर्जी ट्रांसफर हुई ना, गरम गरम लगता है कि नहीं लगता है? तो आप भागने लगोगे नहीं लगोगे? बिल्कुल लगेंगे बेटा। क्यों? क्योंकि आपको टेम्परेचर मिल चुका है। क्लियर है बेटा? नाउ अब हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर की तरफ जा रहे हैं बेटा। तो हम लोग जो क्लासिफिकेशन पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट पढ़ रहे हैं बेटा। तो अंडर द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दो ही कंडीशन पे पढ़ेंगे, एक टेम्परेचर की, दूसरी प्रेशर की है। मैटर कैन एग्जिस्ट इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग दीज थ्री स्टेट्स। तीन स्टेट ही पढ़ेंगे अपन लोग, 4 और 5 की बात नहीं करेंगे। हाँ, बोस आइंस्टाइन के बारे में समझ सकते हैं, प्लाज्मा के बारे में समझ सकते हैं, लेकिन उनकी ज्यादा बात नहीं करनी। तो अपने बोल दे बेटा, सबसे पहले आ रहा अपने पास में द सॉलिड स्टेट। जिसके आगे द लग जाए ना, मतलब कि वो बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है बेटा? तो जैसे आइस है, वुड है, कोल है, स्टोन है, आयरन है, ब्रिक है, चेयर है, टेबल, तो ये सभी बेसिकली अपने आसपास दिखने वाली चीज है। आयरन नेल हो गया, ठीक है, ये तो आप लोग देख ही सकते हैं। आइस है, वुड है, कोल है, ये सब अपने आसपास जो है, ये सब किस स्टेट में बेटा? एक ही जगह पर रिजिड रखे हो, रिजिड। तो बेसिकली क्या है? सॉलिड है। सम ऑफ द कॉमन सॉलिड अराउंड अस, यही है बेटा सब। तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे सॉलिड है वो फिक्स शेप, इनकी शेप को चेंज नहीं किया जा सकता, इनका फिक्स वॉल्यूम होता है, ये ऐसे इधर उधर फैलते नहीं है। देखो ये सॉलिड के पार्टिकल देखो, 1 2 3 4 5 6, फिर 6 इधर, 6 फिर 6 फिर 6, टोटल कितने हो गए बेटा? 24 पार्टिकल्स हैं इस ब्लॉक के अंदर। क्या एक दूसरे के बीच में इधर उधर मूवमेंट करने के लिए जगह क्या नहीं है? तो सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस मच। अब इनके पास जगह ही नहीं है, तो इनको कैसे आप कंप्रेस कर सकते हो? नहीं कर सकते। फिर बोले बेटा, जो सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी का मतलब क्या करो? पानी में इसको फेंक दो, जैसे फेंकोगे तो नीचे चला जाएगा, क्योंकि इनकी क्या होती है? हाई डेंसिटी। जिनकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर फ्लोट करेंगे। क्लियर सी सीधी सी बात है। और दे आर हैवी, बिकॉज ऑफ दे आर हैवी। सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। सॉलिड जो है बेटा, उसको कभी भी कंटेनर को फिल नहीं कर सकते। और सॉलिड डू नॉट फ्लो, यानी कि कोई इनकी क्या होती है? रिजिडिटी होती है, नॉट फ्लूइडिटी। नो फ्लूइड। क्लियर बेटा? नो फ्लूइड। क्लियर बेटा? ओनली रिजिड। नाउ वी आर डिस्कस आवर नेक्स्ट स्टेट विच इज कॉल्ड लिक्विड स्टेट। सब लोग जानते हैं भाई कि आसपास क्या क्या लिक्विड है आपके? वाटर, मिल्क, फ्रूट जूस, इंक, ऑयल एक्सेट्रा, ये सब कॉमन है बेटा। कॉमन लिक्विड है जो अपने आसपास है। द लिक्विड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी की बात करें, लिक्विड हैड फिक्स वॉल्यूम। वॉल्यूम फिक्स रहता है भाई, ऐसा नहीं है। हाँ, पर ये क्या करते हैं? कंटेनर का वॉल्यूम ले लेते हैं कंटेनर में डालने के बाद, बट दे हैव नो फिक्स शेप। इनकी शेप फिक्स नहीं होती, क्योंकि ये कंटेनर की शेप ऑक्यूपाई करते हैं। तो लिक्विड टेक द शेप ऑफ वेसल इन विच दे आर प्लेस।
जिस भी आप वेसल के अंदर इनको डालेंगे तो उसकी शेप ये रख लेते हैं लाइक सॉलिड लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस मच। अपन जैसे सॉलिड की बात करते हैं ऐसे लिक्विड को भी बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है बेटा। लिक्विड हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी, जो लिक्विड होते हैं बेटा उनकी मॉडरेट से हाई डेंसिटीज होती हैं, है ना। डेंसिटीज इनकी भी होती हैं लेकिन उससे मॉडरेट होती है, उसकी बहुत ज्यादा हाई होती है, इसकी मॉडरेट होती है। दे आर यूजुअली लेस डेंस देन सॉलिड। अगर इसको पानी में डालेंगे तो पानी में तो मिक्स हो जाने वाला ही है, तो इसकी डेंसिटी तो कम होने वाली है। फिर बोलते बेटा लिक्विड फिल द कंटेनर अकॉर्डिंग टू देयर वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम के हिसाब से कंटेनर को फिल कर देता है बेटा। और लिक्विड जनरली फ्लो इजीली, मतलब कि ये फ्लूइड होते हैं बेसिकली। अगर अरेंजमेंट की बात करते हैं बेटा तो देखो इस तरीके का अरेंजमेंट लिक्विड का होता है, रैंडम अरेंजमेंट होता है इसका। कैसा अरेंजमेंट है? तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी है मगर उतनी नहीं है जितनी गैसियस में होगी, अभी बात करते हैं उसकी भी। तो आइए तीसरी स्टेट की तरफ चल रहे हैं बेटा, जिसको बोलते हैं द गैसियस स्टेट। कौन कौन सी गैस है भाई? H2, N2, Cl2, O2। सर यही गैस जानते हैं हम तो बेटा ये सब कॉमन गैसेस हैं जो अपने आसपास देखते हो बेटा। LPG, बेटा CNG, दीज आर द गैसेस। यही तो आपके आसपास गैस है। अगर इसके रिप्रेजेंटेशन को देखें तो बहुत ही रैंडम होती है, क्योंकि भगती रहती है एक दूसरे से टकराती है, एनर्जी का ट्रांसफर करती है और दूर दूर रहती है हमेशा। तो गैसेस नाइदर हैव डेफिनेट शेप नोर डेफिनेट वॉल्यूम, नहीं तो डेफिनेट शेप होता है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। गैसेस हैव मैक्सिमम फ्लूइडिटी, सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी होती है, और लीस्ट रिजिडिटी होती है। रिजिडिटी होने का तो सवाल भी पैदा नहीं होता ना, कि पास पास तो रहती नहीं। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, ये सबसे जोरदार बात है। जो गैसेज होती है वो बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती है बेटा। गैसेज हैव लो डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी होती है, सबसे ऊपर रहती है बेटा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन द गैसेस आर क्वाइट हाई, और ये ज्यादा होने की वजह से तो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं बेटा, एक दूसरे से पार्टिकल अगर कोलाइड करते तभी तो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। क्लियर बेटा? गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, और ये क्या करते हैं जैसे जिस कंटेनर के अंदर अगर डालें तो वहां जाके टकराएंगे और क्या करेंगे बेटा, एनर्जी का ट्रांसफर वहां से करते रहते हैं, ठीक है बेटा। और इसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है, जैसा भी ये कंटेनर की वॉल पे जाके टकराएगा, ये इधर जाके टकराए, ये इधर जाके टकराए, ये इधर जाके टकराए, तो इसकी वजह से एक प्रेशर इसके अंदर बनता रहता है बेटा। तो गैसेस एक्सर्ट द प्रेशर, गैसेस डिफ्यूज वेरी रैपिडली। जनरली मैं इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं आपको। आप क्या करो, आपके घर में अगरबत्ती है, कमरे में एक कोने पे रखी हुई, तो उसकी खुशबू बहुत लिमिटेड रहेगी, लेकिन जैसे आप उसको जला देंगे, ठीक है ना बेटा, तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में हो जाएगी। ऐसा कारण क्या है उसके परफ्यूम की खुशबू? ऐसा क्यों होगा कि आपने जो पार्टिकल ऑफ परफ्यूम है ना बेटा, उनको दे दिए काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, उनको क्या दे दिया, टेम्परेचर दिया, हीट कर दिया, हीट एनर्जी उनको मिलते ही वो रैपिडली इधर उधर मूव करने लगे। क्लियर है बेटा? नाउ आपके पास में अरेंजमेंट भी दिखा दिया मैंने आपको, नहीं अब आप समझे बेटा। इसके बाद में अपन बात करेंगे गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, देयरफॉर एलपीजी इज यूज्ड इन होम कुकिंग फॉर कुकिंग। अगर अपन बात करते हैं जो एलपीजी अपने घर में सिलेंडर है, अगर गैसेज एटमॉस्फेयर में रहती तो एटमॉस्फेयर में आग लग जाती, नंबर वन बात तो ये। और अगर इनको कंप्रेस नहीं किया जाता तो इनको सिलेंडर में कैसे डाला जाएगा? सिलेंडर में डाल के आपके घर पे भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इनको एक से दूसरी जगह पे आसानी से लाया जाता है कंप्रेस करके, तो दे आर हाईली कंप्रेसिबल। लाइक ऑक्सीजन सिलेंडर, अभी जब कोरोना था तो लोग बागों को बड़े ऑक्सीजन की नीड आई, तो कैसे दी? क्या एटमॉस्फेयर में छोड़ दी ऑक्सीजन? नहीं, वो तो थी ना, एटमॉस्फेयर में तो है, लेकिन क्या है बेटा, उनको सिलेंडर में डाल के सप्लाई किया गया टू हॉस्पिटल कंटेन लिक्विड ऑक्सीजन। इन दीज डेज सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज्ड इन द फ्यूल इन व्हीकल। अब व्हीकल के अंदर भी क्या करते हैं बेटा, छोटे छोटे सिलेंडर लगा दिए गए हैं, उसके अंदर सीएनजी डाल देते हैं, उससे भी गाड़ियां चलती है। तो बेसिकली यही लिखा हुआ है। दे कैन बी कंप्रेस, जैसे गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, they can be compressed into small, very small volume by applying large pressure. Due to its compressibility, fairly large masses of gas can be put into the small metal cylinder by the compression. बहुत सारे मास को एक ही सिलेंडर के अंदर पुट कर दिया जाता है। आपको पता है 14.2 kg का एक सिलेंडर आता है जो बेटा कुकिंग के लिए काम में आता है अपने घर में। Such gas cylinder can be transported conveniently from the one place to another. The cooking gas LPG की बात कर रहे हैं बेटा, which we use in our home is compressed gas. The oxygen gas supplied to the hospital in the cylinder is also a compressed form, and the compressed natural gas CNG filled in cylinder being used in increasingly as fuel to run the vehicle and like car, buses etc. तो इसके लिए भी अपन CNG का यूज करते हैं। देखो बेटा, अपन ने तीनों स्टेट समझ ली,
अपन ने कंप्रेसिबिलिटी भी समझी, अपन लोगों ने रिजिडिटी फ्लूइडिटी भी समझी। डिफ्यूजन भी मैंने आपको बताया थोड़ा थोड़ा डिफ्यूजन क्या होता है। लाइक जैसे अपन ने अगरबत्ती जलाई तो बेसिकली वो डिफ्यूज ही तो होती है। क्या होती है बेटा? वो डिफ्यूज ही तो होती है। नाउ आपको कुछ पॉइंट अब याद रखने हैं यहाँ पे, बहुत ही जबरदस्त बात है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ती है बेटा? जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन द सॉलिड इज लीस्ट। अगर अपन सॉलिड की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है। इन लिक्विड मोर देन द सॉलिड और इन द गैस इज मैक्सिमम। द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल आर इन द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ध्यान से सुनना बेटा, काइनेटिक एनर्जी सबसे कम तो किसकी होती है बेटा? सबसे कम होती है सॉलिड की, फिर लिक्विड की थोड़ी ज्यादा, फिर गैसेस की तो खतरनाक होती है, जबरदस्त होती है, अभी तो इधर उधर भागती है बेटा वो, है ना। द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल के बीच के स्पेस की बात करते हो तो स्पेस को मैंने पहले भी एक नाम दिया था, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आर लीस्ट इन केस ऑफ सॉलिड। सबसे कम इसमें होता है बेटा। लिक्विड के केस में मॉडरेट होता है और मैक्सिमम होता है बेटा ये गैसेस के केस में। नेक्स्ट बेटा, द मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स which is commonly called intermolecular force। तो एक दूसरे को जो बाइंड करके रखता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is called intermolecular force of attraction। और ये मैक्सिमम होता है बेटा सॉलिड के केस में क्योंकि वो सबसे ज्यादा बाइंड करके रखा जाता है, और सबसे लीस्ट होता है बेटा गैसेस में। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीज विद द इंक्रीज इन इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड वाइस वर्सा। ध्यान से सुनना बेटा, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो घटता है बेटा किससे? इंटरमोलिकुलर स्पेस अगर बढ़ेगा, स्पेस बढ़ेगा तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो घटने वाला है, सीधी सी बात है, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे बेटा। जैसे जैसे स्पेस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स घटेगा। क्लियर बेटा? और वाइस वर्सा करा दे, यानी इसको उल्टा भी बोला जा सकता है। क्लियर बेटा? मूविंग टू द नेक्स्ट, अब इंटर कन्वर्जन की बात आती है अपने पास में कि अपन को पढ़ना है इंटर कन्वर्जन। तो देखो एक फिनोमिना पढ़ेंगे अपन, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर स्टेट बैक टू ओरिजिनल स्टेट। अपन क्या करते हैं जनरली, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अपन चेंज करने, या फिर अपन ने क्या किया बेटा उसकी ओरिजिनल स्टेट से उसको दूसरी स्टेट में चेंज कर रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं बेटा? या तो चेंज इन टेम्परेचर करो या चेंज इन प्रेशर करो। इट इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इसी को क्या बोला जाता है बेटा? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इंटर कन्वर्जन स्टेट। द वेरियस स्टेट ऑफ मैटर कैन बी इंटरचेंज इनटू वन अनदर बाय अल्टरिंग द कंडीशन। तो यानी कि अपन दो तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग प्रेशर, नंबर वन तो ये बेटा बाय अप्लाइंग प्रेशर, और ये तो टेम्परेचर है, और ये बेटा बाय अप्लाइंग प्रेशर। देयर आर टू फैक्टर्स, इनकी वजह से अपन क्या कर सकते हैं बेटा? इंटर कन्वर्जन आराम से कर सकते हैं। क्लियर? नाउ सबसे पहले अपन बात करते हैं अल्टरिंग द टेम्परेचर ऑफ मैटर। अगर हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं बेटा? तो इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एंड वाइस वर्सा। अगर हम लोग सॉलिड जो है बेटा उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं या उसको उल्टा कर रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं, तो क्या क्या प्रोसेस है? द सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय हीटिंग देम। सिंपली क्या करते हैं अपन, गैस पे चढ़ा दो, आइस क्यूब लो, उनको गैस पे चढ़ा दो तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली लिक्विड कैन बी कूल्ड फ्रॉम द कूल टू फॉर्म सॉलिड। और लिक्विड को अगर अपन क्या करते हैं बेटा वापस से फ्रिज में डाल दें तो वो कूल होकर क्या बना लेगा बेटा? आपका आइस बना लेगा। तो ये अपन आराम से कर सकते हैं। जैसे आइस at 0 degree Celsius changes into water at 0 degree Celsius when heat energy is supplied। तो ये 0 डिग्री से 0 डिग्री वाटर पे चला गया बेटा, किससे? हीट एनर्जी देने से। तो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस चेंजेस इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस ऑन फ्रीजिंग। तो बेटा आपका जो टेम्परेचर है, मेल्टिंग हो या फ्यूजन हो, मेल्टिंग हो या फ्यूजन हो, या फिर आप फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन उसको बोल सकते हैं, केवल 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वो होता है। तो देखो मेल्टिंग और फ्यूजन दोनों एक ही प्रोसेस है, नंबर वन बात तो ये, तो ये बहुत याद रखने वाली बात आपके लिए, ठीक है ना। दिस प्रोसेस इज ड्यू टू द सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट। ध्यान से देखो बेटा, सॉलिड चेंज हो रहा है आपका लिक्विड में बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। इसको आप मेल्टिंग और फ्यूजन दोनों बोल सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बेटा फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। द प्रोसेस इज ड्यू टू विच द लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट बाय गिविंग आउट द हीट एनर्जी। जनरली अपन क्या करते हैं, फ्रीजर के अंदर बर्फ जमा ना हो तो अपन क्या करते हैं, लिक्विड को भर के रख देते हैं उसके अंदर, तो वो धीरे धीरे सॉलिडिफाइड हो जाता है या जम जाता है बेटा, तो हीट एनर्जी को बाहर निकाल देता है। बेसिकली हीट एनर्जी क्या होती है बेटा, बाहर निकल जाती है और वो सॉलिडिफाइड हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन, दोनों में से कुछ भी बोला जा सकता है बेटा। नेक्स्ट बेटा मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद में एक टर्म आती है आपकी मेल्टिंग पॉइंट।
द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग हीट एट 1 atm प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि ऐसा पॉइंट जहां पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए और हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, और जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर है बेटा वो 1 atm रहना चाहिए, तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद में नेक्स्ट आता है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट। ए कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड। अब ये बिल्कुल वाइस वर्सा उसकी, बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी, गिविंग आउट हीट एनर्जी 1 atm प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। 1 atm प्रेशर पे अगर हीट एनर्जी देकर कोई लिक्विड जो है सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। तो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज सेम, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे होते बेटा। तो मेल्टिंग ऑफ आइस और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस विच इज 273.16 केल्विन। इसी को क्या बोलते बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। So on increasing the temperature of solid, the kinetic energy of particle is increases, due to which increase in kinetic energy। जैसे जैसे आप क्या करोगे, पार्टिकल जो भी है मतलब या जो भी अपना पास मैटर है सॉलिड स्टेट में, उसको अपन ने हीट अप किया, हीट एनर्जी देनी शुरू की, तो उसके जो पार्टिकल होंगे उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, तो वो मूवमेंट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड एंड द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। तो बेसिकली वो क्या करेंगे, जैसे उनको मिलेगी बेटा काइनेटिक एनर्जी, तो क्या कर लेंगे, स्टार्ट वाइब्रेट हो जाएंगे, वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देंगे। जैसे वो वाइब्रेट करना शुरू करेंगे विद ग्रेटर स्पीड, वो क्या करेंगे बेटा, जो हीट होगी, जो आपने हीट उसको दी है, तो हीट क्या ओवरकम कर देगी इसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, और उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा और वो किस में आ जाएंगे बेटा, अपनी मीन पोजीशन को छोड़ देंगे। देन द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली, दस सॉलिड मेल्ट, जिसकी वजह से सॉलिड क्या हो जाएगा बेटा, मेल्ट हो जाएगा। पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन को छोड़ देंगे और रैंडम मोशन करने लगेंगे। क्लियर है बेटा। नाउ इंटर कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा। अब अपने पास में नेक्स्ट है बेटा सेकंड, इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं बेटा लिक्विड से गैसियस स्टेट। तो बेटा ये दोनों ही होते हैं, पहली बात तो 100 डिग्री सेल्सियस पे, एक में हीट एब्जॉर्ब होती है, एक में हीट रिलीज होती है। तो लिक्विड कैन कन्वर्टेड इनटू गैसियस बाय हीटिंग देम, सिमिलरली गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय कूलिंग देम। तो इसके अंदर तो हीट का क्या होता है बेटा, एब्जॉर्ब होती है हीट, और इसके अंदर क्या होती है बेटा, हीट रिलीज होती है। ठीक है, इसमें रिलीज होती है। क्लियर है बेटा। जैसे एग्जांपल देखो, वाटर एट 1 atm प्रेशर चेंजेस इनटू वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस बाय एब्जॉर्बिंग हीट। स्टीम जो है 100 डिग्री सेल्सियस से वापस चेंज होती है किसमें, कुछ एनर्जी छोड़कर, गिविंग आउट एनर्जी लिख दिया ना, रिलीज करती है एनर्जी, मैंने बोल ही दिया। तो रिलीज करके किसमें आ जाती है बेटा, वाटर में आ जाती है। देखो चेंजेस इनटू वाटर। तो जो आपका बॉइलिंग और वेपराइजेशन है, ये जो प्रोसेस है बेटा, द प्रोसेस ड्यू टू विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी इज कॉल्ड बॉइलिंग। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर लिक्विड जो है गैसियस स्टेट में चेंज होता है बेटा, तो क्या करता है, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, बेसिकली हीट एब्जॉर्ब करता है। और इसका उल्टा प्रोसेस है बेटा, जिसको बोलते हैं कंडेंसेशन या फिर लिक्विफिकेशन, जिसमें गैसेस जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट एनर्जी रिलीज करके, ठीक है ना बेटा, गिविंग आउट द एनर्जी, इसमें कन्वर्ट हो जाती है बेटा, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। प्रोसेस क्या है बेटा, कंडेंसेशन। क्लियर है बेटा। तो मैं आपको इसका इंटर कन्वर्जन भी दिखाता हूं। अब इसमें कुछ छोटे छोटे से टॉपिक है, निक्के निक्के से, प्यारे प्यारे से, उनको देख लो बेटा। तो इसमें पहला पॉइंट आता आपका, दूसरा तीसरा पॉइंट आ रहा, पहला दूसरा तो हो गया, ठीक है, कंडेंसेशन हो गया, लिक्विफिकेशन हो गया, एक तो एक अपन ने पढ़ा बेटा वेपराइजेशन या बॉइलिंग। तो अब आ रहा है बेटा बॉइलिंग पॉइंट, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड रैपिडली चेंज इनटू गैसेस, जिस पर क्या होता है बेटा, कोई भी जो लिक्विड है वो रैपिडली चेंज होना शुरू हो जाए किसमें, गैसेस में। तो बाय स्टार्ट अब्सॉर्बिंग द हीट एनर्जी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अभी अपने हिसाब से 1 atm है, उस पे कोई भी लिक्विड जो है टेम्परेचर लेकर या एब्जॉर्ब करके हीट लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और इसका बिल्कुल उल्टा होता है बेटा आपका कंडेंसेशन। ठीक है बेटा, इसका बिल्कुल उल्टा क्या होता है आपका, कंडेंसेशन। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द गैस चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट बाय गिविंग आउट द हीट एनर्जी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कंडेंसेशन कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कंडेंसेशन। बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर है जिस पर कोई गैस है बेटा, वो एनर्जी को छोड़कर, है ना, हीट एनर्जी सप्लाई करके या रिलीज करके
बेसिकली 1 atm प्रेशर पे किसमें चेंज हो जाए बेटा, लिक्विड स्टेट में, उसको कंडेंसेशन पॉइंट कहा जाता है या कंडेंसेशन टेम्परेचर उसको बोला जाता है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कंडेंसेशन पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज सेम, जैसे अपन ने बताया था फ्रीजिंग की और फ्यूजन की दोनों की क्या थी बेटा, सेम थी। तो ये दोनों सेम होते हैं बेटा, विच इज 100 डिग्री सेल्सियस विच इज 373.616 केल्विन। ये दोनों जो है बेटा इक्वल होते हैं, कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वाटर वेपर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दोनों इक्वल होते हैं बेटा। एक्सप्लेनेशन देखें इसका, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द वाटर पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्टर एट अ सर्टेन टेम्परेचर, द पॉइंट इज रीच when the particle have enough energy to break the force of attraction between the particles at this temperature the liquid start changing to gas। ध्यान से सुनो बेटा, आपने जैसे क्या किया, वाटर को सप्लाई किया, कोई टेम्परेचर हीट एनर्जी देना शुरू किया, तो पार्टिकल धीरे धीरे जो है स्टार्ट मूव कर देंगे, मूविंग जो है स्टार्ट कर देंगे। एक टेम्परेचर आएगा जहां पे बहुत ज्यादा मूव करना शुरू कर देंगे, या फिर अपनी मीन पोजीशन को तो छोड़ ही दिया उन्होंने पहले सॉलिड के अंदर। अब क्या करेंगे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको बाइंड कर रहा था ना, उसको भी उन्होंने बिल्कुल वीक कर दिया, उनको भी उसने खत्म कर दिया, तो वो रैंडम मोशन करने लगे, यानी वो किस में चेंज हो जाएंगे बेटा, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? तो आज हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा, उसका इंटर कन्वर्जन पढ़ा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और इसके आगे की चर्चा करेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर जो है पसंद आ रहा है बेटा, तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को एजुकेशन वर्ल्ड EW। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।